जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा टॉपिक पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी परिभाषाएं को देखेंगे, ऐसा ही होता है। तो ये वही तो चीज है, बस हमने क्या कर दिया है, फॉर्मेटिंग ऐसी दी है कि ऊपर क्वेश्चन आ गया है। नहीं तो हर बार कहते हो सर थ्योरी पढ़ लिया लेकिन पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा कि इस थ्योरी को कौन से क्वेश्चन में कहां कैसे यूज करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों के साथ पेपर नंबर 4 के सफर को जो है चला रहा हूं, और पेपर नंबर 4 में 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी। उनमें से हम जो है आपको पार्ट नंबर ए पढ़ा रहे हैं। और पार्ट नंबर ए में भी जैसा मैं हमेशा कहता हूं टोटल जो है दोस्तों 5 यूनिट्स होती हैं, और इन 5 यूनिट्स में से जो मैं आपको यूनिट पढ़ा रहा हूं वो यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 का नाम आपको याद होना चाहिए, राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं। सिलेबस की हेडिंग्स तो यूं टिप्स पे होनी चाहिए, राष्ट्र निर्माण एवं नैतिक अवधारणाएं, नेशन बिल्डिंग एंड एथिकल कॉन्सेप्ट। हर लेक्चर में आके मेरी यही तो सेम कहानी रहती है कि मैं इस स्क्रीन को भी आपको पढ़ के दिखाता हूं, ये सिर्फ एक फ्रंट पेज नहीं है मेरे लिए। जब हम सिलेबस में देखते हैं तो ये जो वाला आपको ये ऊपर वाला जो पॉइंट दिख रहा है ना, राष्ट्र की अवधारणा, शक्ति एवं घटक, यानी कि इंग्लिश में देखें तो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन, पावर्स एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये टॉपिक हमने पूरा कर लिया है। और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए टोटल 4 लेक्चर्स हमको खर्च करने पड़े हैं। अगर आप ये टॉपिक दोस्तों चैट जीपीटी पर डाल दोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आपको 4 से 5 पेज के नोट्स बना के दे देगा, वो भी तब जब आप उसको कहोगे कि मुझे डिटेल में नोट्स चाहिए। और हमने इसको कितनी गहराई में पढ़ा है वो आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जब आप अपने कोर्स में पीडीएफ देखेंगे तो एक बहुत अच्छा दायरा और बहुत अच्छे डायमेंशंस को जो है हम लोग कवर करते हुए आए हैं, है ना। चलिए आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं वो क्या है दोस्तों, वो है नेशनल सिक्योरिटी। कौन सा है, राष्ट्रीय सुरक्षा। ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा का टॉपिक आज जो है हम आप लोगों के साथ शुरू कर रहे हैं, और बिल्कुल नया टॉपिक है, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है। टॉपिक ऑफ द लेक्चर राष्ट्रीय सुरक्षा, नेशनल सिक्योरिटी। ठीक है, और याद रखिए जरूरी नहीं कि एक टॉपिक एक लेक्चर में खत्म हो जाए, टॉपिक बड़ा होता है, एक टॉपिक 2-2 3-3 लेक्चर में भी जाता है, लेकिन जनरली 2 लेक्चर में जो है खत्म हो जाता है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा, सबसे पहले यहां पर हमारे प्लस बैच की खासियत ये है कि हम हर चीज को किस फॉर्मेट में पढ़ते हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ते हैं। और जब भी मैं कहता हूं ना क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट, व्यक्ति पता है क्या समझता है, अरे नहीं नहीं पहले तो थ्योरी पढ़नी चाहिए फिर क्वेश्चन आंसर करना चाहिए। अरे भैया है ये थ्योरी ही, है ये थ्योरी ही, लेकिन उसका जो फॉर्मेटिंग है, जो प्रेजेंटेशन है, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कर दिया है। जब आप राष्ट्रीय सुरक्षा जैसा टॉपिक पढ़ेंगे तो आप सबसे पहले उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी परिभाषाएं को देखेंगे, ऐसा ही होता है। तो ये वही तो चीज है, बस हमने क्या कर दिया है, फॉर्मेटिंग ऐसी दी है कि ऊपर क्वेश्चन आ गया है। नहीं तो हर बार कहते हो सर थ्योरी पढ़ लिया लेकिन पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा कि इस थ्योरी को कौन से क्वेश्चन में कहां कैसे यूज करेंगे, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, हमने सिंपल आपसे पूछ लिया, राइट द मीनिंग ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, कि भैया आप हमको राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब समझा दीजिए, आप हमको राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब समझा दीजिए। ठीक है भैया, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या होता है, पहले अपनी भाषा में समझ लेते हैं। देखो, नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा को 2 नजरिए से देखना पड़ेगा। एक है ट्रेडिशनल यानी कि परंपरागत तरीका, जहां पर पुराने जमाने में राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या होता था, फिर हमको देखना पड़ेगा कि वर्तमान जमाने में राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब दोस्तों क्या होता है। पुराने जमाने में राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब सिर्फ इतना था कि आपके देश की जो सीमाएं हैं, आपके देश की जो बॉर्डर्स हैं, केवल आप जो है उनको सुरक्षित कर दीजिए, और वही हमारे लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब है। इतनी बात समझ में आई। क्या कहते थे पहले, बड़ी सिंपल सी बात कहते थे कि आपके देश के जो बॉर्डर्स हैं ना साहब, आप अपने इन देश के बॉर्डर्स को क्या कर दीजिए, आप अपने इन देश के बॉर्डर्स को सुरक्षित कर दीजिए। और यही हमारे लिए क्या है, यही हमारे लिए दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा यानी कि नेशनल सिक्योरिटी है। लेकिन फिर समय बदला, और जब समय बदला तो एक शब्द उसमें और जुड़ गया, और वो क्या था, न्यूनतम प्रतिरोध। न्यूनतम प्रतिरोध इंग्लिश में कहते हैं मिनिमम रेजिस्टेंस। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि आप हमेशा युद्ध का इंतजार मत करो कि युद्ध होगा, जंग छिड़ेगी, मैं अपनी सीमाओं की रक्षा करूंगा, आई विल प्रोटेक्ट माई बॉर्डर्स। आप प्रयास ही ऐसा करो कि युद्ध कभी हो ही ना। और युद्ध क्यों नहीं होगा,
युद्ध इसलिए नहीं होगा दोस्तों क्योंकि जब आप अपने नेबरिंग कंट्रीज, अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बना के रखेंगे, व्हेन यू विल ट्राई टू मेंटेन गुड रिलेशनशिप्स विद योर नेबरिंग कंट्रीज, तो आपको युद्ध की नौबत कभी आएगी ही नहीं। और जब आपके अच्छे संबंध हैं आपके पड़ोसी देशों के साथ, तो आप कुछ भी काम करने जाओगे, सामने से आपको किसी भी तरीके का प्रतिरोध, किसी भी तरीके के रेजिस्टेंस को झेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार रिवाइज करें। परंपरागत तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब यह होता था कि आप अपने देश की सीमाओं की रक्षा करें, यू विल प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स। लेकिन जब थोड़ा समय बीता तो एक और शब्द जुड़ गया कि युद्ध होने का इंतजार ही मत करिए। ट्राई टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद योर नेबरिंग कंट्रीज, अपने पड़ोसी देशों के साथ इतने अच्छे संबंध बनाओ कि आप कल को कुछ काम करो भी तो सामने से वो रेजिस्टेंस दिखाएं ही ना, सामने से वो लोग प्रतिरोध दिखाएं ही ना। अच्छे रिश्ते चलेंगे तो युद्ध की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इतनी बात क्लियर हो गई अच्छी तरीके से, है ना? तो ये बात आपको यहां पर याद रखनी। इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा यहां पर समझ में आए। सबसे पहले मैंने आपसे कहा परिभाषा, है ना? सबसे पहले अभी ये परिभाषाएं बदलेंगी दोस्तों, है ना? वर्तमान नजरिए से परिभाषा बदलेगी, और ये परिभाषा दोस्तों किस नजरिए से है? परंपरागत नजरिए से है। तो मैं इसको यहां पर लिख देता हूं, ये ट्रेडिशनल परिभाषा है। कैसी परिभाषा है? ये ट्रेडिशनल परिभाषा है, परंपरागत तरीके से, अब पुराने जमाने के हिसाब से किसी भी देश को, किसी भी देश को, किसी भी देश को अपनी सीमाओं, या बॉर्डर लिख दे, बॉर्डर सभी लोग समझते हैं, अपने बॉर्डर्स की, अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा करनी चाहिए, अपने बॉर्डर्स की सुरक्षा करनी चाहिए। इतनी बात क्लियर हुई? इसी को, इसी को नेशनल सिक्योरिटी, इसी को नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा, इसी को नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा कहा जाता है, कहा जाता है। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो गई? अब समय के साथ इसमें एक और अपडेट आने वाला है, और वो क्या अपडेट है? क्या अपडेट है? तो मैंने यहां पर लिखा, समय के साथ, समय के साथ अपडेट हुआ। अपडेट मतलब कुछ नया हो रहा है, कुछ संशोधन हो रहा है। समय के साथ कहानी अपडेट हुई, और कहानी जब अपडेट हुई तो क्या देखने को मिला साहब? तब ये देखने को मिला, हमेशा, हमेशा अपने, हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ, हमेशा अपने पड़ोसी देशों के, हमेशा अपने पड़ोसी देशों के, हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे, अच्छे संबंध, हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करें, अच्छे संबंध बनाने का प्रयास करें, ताकि, ताकि आपको, ताकि आपको किसी भी देश से, ताकि आपको किसी भी देश की ओर से, ताकि आपको किसी भी देश की ओर से, किसी भी देश की ओर से मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस
मिनिमम रेजिस्टेंस का मतलब दोस्तों क्या होता है कि सामने वाला जो देश है ना, वो किसी भी तरह का हमारे काम में रुकावट नहीं डाल रहा है। सामने वाला जो देश है वो किसी भी तरह की हमारे काम में रुकावट नहीं डाल रहा है, ताकि आपको किसी भी देश की ओर से मिनिमम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े, ताकि आपको किसी भी देश की ओर से मिनिमम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़े। और मिनिमम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा है मतलब समझ लो कि किसी भी तरह का प्रतिरोध सामने वाला नहीं कर रहा है। क्योंकि आपके संबंध इतने अच्छे हैं तो आपका काम बेहतरीन तरीके से चल रहा है। ठीक है, अच्छा। बोले साहब दूसरे देशों के साथ या फिर कहें कि पड़ोसी देशों के साथ, मैं यहां पर अभी पड़ोसी देशों की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अचानक से पूरी दुनिया को आप अपना दोस्त बनाने का प्रयास नहीं करते। आपकी सबसे पहली शुरुआत होती है अपने पड़ोसी देशों से। अब यहां पर एक समझने वाली चीज है कि बोले सर पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध कैसे बनाते हैं, तो ये भी आप समझ लीजिए। हमने जब राष्ट्रीय शक्ति पढ़ा था तो वहां पर भी देखा था कि एक शक्ति होती है जिसको हम कहते हैं डिप्लोमेटिक शक्ति, यानी कि कूटनीतिक शक्ति। तो अगर दोस्तों आपकी कूटनीति अच्छी है, अगर आपकी कूटनीति अच्छी है ना, डिप्लोमेसी के माध्यम से हम डिप्लोमेसी के माध्यम से हम अन्य देशों के साथ डिप्लोमेसी के माध्यम से हम अन्य देशों के साथ अच्छे अच्छे संबंध अच्छे संबंध बना सकते हैं। बात दोस्तों समझ में आई? अगर आप कूटनीति करते हैं, आप डिप्लोमेसी बेहतरीन करते हैं, तो आपके दूसरे देशों के साथ संबंध अच्छे बनेंगे। संबंध अच्छे बनेंगे तो सामने वाला देश बिल्कुल न्यूनतम प्रतिरोध यानी कि मिनिमम रेजिस्टेंस दिखाएगा और आप सरलता से अपना काम कर सकते हैं। और जब आपके आसपास के पड़ोसी आपके दोस्त होते हैं तो क्या आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा बेहतर नहीं हो जाती? बिल्कुल बेहतर हो जाती है ना? बिल्कुल बेहतर हो जाती है, बिल्कुल 100% बेहतर हो जाती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक नोट बना के, यहां पर हम एक नोट बना के लिख सकते हैं, अच्छे अच्छे पड़ोसी अच्छे पड़ोसी संबंध यानी कि गुड नेबर रिलेशंस आपके देश की आपके देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ा देते हैं। क्योंकि तभी तो भैया हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं कि बेटा पड़ोसियों से तमीज से बात करो, ये मुसीबत के समय यही काम आएंगे। कल को कोई आपको जरूरत पड़ी और आप अकेला महसूस कर रहे हो तो मतलब आपकी सुरक्षा में कमजोरी है, और अगर आपके पड़ोसी आपके साथ हैं तो आपकी सुरक्षा जो है मुकम्मल है पूरी तरीके से। तो अच्छे पड़ोसी संबंध आपके देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाते हैं। इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हो जाती है? एक बार मुझे कमेंट में यस और नो करके बता दीजिए। एक बार मुझे कमेंट में यस या नो करके आप सभी बता दें, क्या ये बात आपको क्लियर हो जाती? ठीक है, मैं इसीलिए दोस्तों कहता हूं कि आज का टीचर बदल गया है। आज का टीचर ये नहीं कहेगा कि मैं पढ़ा रहा हूं फिर उसके बाद जाके तुम सेल्फ स्टडी में भी उतना ही पढ़ो। आज का टीचर कहेगा कि मेरे साथ ही पढ़ो, मेरे साथ ही याद करो, यही तुम्हारी सेल्फ स्टडी, यही तुम्हारी क्लास। कि पेपर टफ हो रहा है ना, पेपर टफ हो रहा है तो आजकल टीचर्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, और बेचारे सब कर भी रहे हैं अपने अपने स्तर पे। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट उठा लीजिए, हर टीचर मेहनत करने का पूरा प्रयास कर रहा है। बस किसी की मेहनत 2 घंटे की होती है, किसी की 6 घंटे की होती है, किसी की 10 घंटे की होती है, लेकिन मेहनत सब लोग कर रहे हैं, है ना? ऐसी बात नहीं है। कोई भी टीचर ये नहीं चाहेगा कि उससे जुड़ा हुआ विद्यार्थी दुखी रहे, परेशान रहे। अब दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये वाली जो स्लाइड थी ना हमारी, ये वाली स्लाइड हमारी पूरी हो जाती है। ठीक है, अब हमें इसमें कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है।
है ना, जैसे कि ये सब मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, प्रतिरोध की न्यूनतम क्षमता, लेकिन मैंने थोड़ा आपको सरल भाषा में पढ़ा दिया है ना। देखो इंग्लिश में भी लिखा हुआ है मिनिमम रेजिस्टेंस। तो ये सब, ये पूरी स्लाइड हमने पढ़ ली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं ना आपको यहां पर कुछ चीजें लिखवाना चाहता हूं, कुछ चीजें मैं आपको लिखवाना चाहता हूं, क्योंकि जब प्रश्न बनेगा तो ये बातें वो आपसे पूछेगा, ठीक है। वर्तमान नजरिए से मैं आपको डेफिनेशन लिखवाने वाला हूं, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल नेशनल सिक्योरिटी डेफिनेशन, नेशनल सिक्योरिटी डेफिनेशन, राष्ट्रीय राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा, राष्ट्रीय सुरक्षा की राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा, लेकिन किस नजरिए से दोस्तों, किस नजरिए से? वर्तमान नजरिए से, वर्तमान संदर्भ में, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। इतनी बात क्लियर है? तो बोले साहब वर्तमान नजरिए से क्या क्या आएगा यहां पर, जरा बता दो। कल को कोई हमसे पूछ ले राष्ट्र की परिभाषा बताइए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में या प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, तो हम क्या बोलेंगे? क्योंकि आजकल, आज के जमाने में तो सब कुछ बदल गया है ना। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिख रहा हूं, सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द लिख रहे हैं, ध्यान से देखना है ना। अपने 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 राष्ट्रीय हितों, राष्ट्रीय हितों का मतलब दोस्तों क्या होता है? नेशनल इंटरेस्ट। यानी कि हर वो चीज जो देश की जनता के लिए अच्छी है उसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय हित। हर वो चीज जो देश की जनता और देश के लिए अच्छी है उसको हम कहते हैं राष्ट्रीय हित। तो अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति, पूर्ति का मतलब क्या होता है? फुलफिल। पढ़ के देखो, अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना। ये आज के जमाने में राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना या पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे बनाए रखना, वो सब चीजें तो हैं, लेकिन उसके साथ अभी एक नई चीज भी और जुड़ गई है। इतनी बात क्लियर हो गई है? अच्छा, दूसरी चीज दोस्तों क्या होती है? अपने अपने मूल्यों, अपने मूल्यों, मूल्यों मतलब वैल्यूज, अपने मूल्यों की रक्षा करना। टू प्रोटेक्ट योर वैल्यूज। अरे आपका जो देश है दोस्तों वो अपने मूल्य पर टिका हुआ है। बोले सर मूल्य क्या है, वैल्यूज क्या होती हैं? जैसे कि भारत जो है, इंडिया, इंडिया की ये वैल्यूज कहती हैं कि हम कभी भी किसी के ऊपर सामने से अटैक नहीं करेंगे, हम हमेशा डिफेंस करेंगे, और डिफेंस करने की वजह से हमको अटैक करना पड़ा तभी हम अटैक करेंगे, नहीं तो हमारी जो नीति कहती है वो कहती है कि कभी भी दूसरे के ऊपर अटैक ना करो। आप देखो ना कि हमारे देश में जो सेनाएं होती हैं उनको डिफेंस फोर्सेस क्यों कहते हैं? उनके नाम के आगे डिफेंस ही क्यों लगाया गया है? उनको अटैक फोर्सेस क्यों नहीं कहते? क्योंकि सेनाओं का काम ही है डिफेंस करना। जब भी आपके ऊपर कोई हमला करे तो आप उस हमले का जवाब देते हुए खुद को डिफेंस करो, खुद को बचाओ, इसीलिए आप डिफेंस फोर्सेस हो। सेना का काम सामने से जाके अटैक करना नहीं होता, नहीं तो हम उनको अटैक फोर्सेस कहते हैं। तो ऐसे ही भारत का मूल्य जो कहता है वो ये है कि हम कभी भी किसी भी देश के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, अगर अटैक हमारे ऊपर हुआ तो हम डिफेंस करेंगे। तो कभी भी अपने मूल्यों से, अपनी वैल्यूज से पीछे नहीं हटना है, हमेशा अपने मूल्यों की सुरक्षा करनी है, और यही आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा का एक और अंग माना जाता है, ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज जो कभी व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है कि ये भी जो है राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है, वो क्या है दोस्तों? वो क्या है? लगातार लगातार डेवलपमेंट करते रहना। लगातार डेवलपमेंट, डेवलपमेंट मतलब विकास, लगातार डेवलपमेंट करते रहना।
ये बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हुई कि लगातार विकास करते रहना ये भी आपके देश को सुरक्षित करता है दोस्तों, क्योंकि जब आपका देश विकसित होता है और विकसित हो रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं उत्पादन बढ़ रहा होगा, प्रोडक्शन बढ़ रहा होगा, तकनीकी क्षेत्र में आपकी उन्नति हो रही होगी, यू माइट बी प्रोग्रेसिंग इन योर टेक्नोलॉजिकल सेक्टर। तो जब आप विकसित देश बनते हो या विकासशील देश बनते हो, यानी कि जब आप निरंतर डेवलपमेंट करते रहते हो, तो सामने वाले देशों के साथ आपका व्यापार अच्छा होता है। आपका व्यापार अच्छा होता है तो आपके संबंध अच्छे बनते हैं, आप पैसा ज्यादा कमाते हो और अल्टीमेटली यही संबंध और पैसा आपको जरूरत के टाइम पे सुरक्षित महसूस करवाता है। इतनी बात दोस्तों क्लियर हो जाती है। बहुत बढ़िया। उसके बाद उसके बाद एक और चीज देखें, यहां पर एक और चीज देखें, बॉर्डर्स की सिक्योरिटी, ये तो है ही है। बॉर्डर्स की सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, ये तो पहले भी था, अभी भी है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद अपने देश की संप्रभुता को बचाना, अपने देश की संप्रभुता को बचाना। संप्रभुता समझते हैं दोस्तों, सॉवरेनिटी। अपने देश की संप्रभुता, अपने देश की संप्रभुता को बचाना, अपने देश की संप्रभुता को बचाना। संप्रभुता क्या होता है कि अपने देश को हमेशा स्वतंत्र रखना, उसकी स्वतंत्रता को बचाना और अपने देश को कभी भी किसी का गुलाम ना बनने देना। इतनी बात क्लियर हो गई अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से। बस इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी दोस्तों खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या आएगा इसमें? अगला दोस्तों इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये वर्तमान नजरिए से बता रहा हूं ना, अगला आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इसमें साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जानते हैं, साइबर सुरक्षा जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, साइबर सुरक्षा, ये आप सभी लोग जानते हैं। मैं आपको एक ऐसा आंसर बना के दे रहा हूं कि जो आपसे 7 नंबर में पूछेगा तो भी 4 चांद लग जाएंगे, आपसे 2 नंबर में पूछेगा तो भी 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है। साइबर सुरक्षा आ गई इसमें। उसके बाद दोस्तों एक आती है आपकी वर्तमान नजरिए से पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा, है ना, पर्यावरण सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा। बोले साहब पर्यावरण सुरक्षा मतलब एनवायरमेंटल सिक्योरिटी। अरे भैया आज के टाइम पर हमको दुश्मन से ज्यादा खतरा अपने पर्यावरण से है, जिस तरीके से वो खराब हो रहा है। आजकल दुश्मन से ज्यादा खतरा हमको पर्यावरण से है, जिस तरीके से वो खराब हो रहा है। तो ये भी राष्ट्रीय सुरक्षा का दोस्तों मुद्दा है, ठीक है। अच्छा, आठवां हम क्या बना सकते हैं? आठवां वर्तमान नजरिए में दोस्तों आतंकवाद, है ना, और ये कहीं ना कहीं सेम ही चल रहा है हमेशा से, आतंकवाद, है ना, आतंकवाद ये कहीं ना कहीं जमाने भर से सेम ही है, आतंकवाद, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 9 नंबर का हम क्या बना सकते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, पड़ोसी देशों से अच्छे संबंध। मैं पीछे आपको ऑलरेडी लिखवा चुका हूं, गुड रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज। क्या लिखेंगे इसको इंग्लिश में? गुड रिलेशंस विद नेबरिंग कंट्रीज। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आपने ये 9 पॉइंट याद कर लिए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। और यहां पर जो वो आंसर आपसे पूछेगा वो 7 नंबर में आपसे आंसर पूछेगा, ठीक है। 7 नंबर में आप हो सकता है उम्मीद कर रहे हो कि वो आपसे 7 नंबर कि वो आपसे केवल राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा पूछे और आप वहां पर कुछ भी बना के लेके आओ, लेकिन वो आपसे वर्तमान संदर्भ में, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में पूछेगा, तो आपको ये 9 पॉइंट लिख देने हैं। 9 पॉइंट से पहले ही आपके 7 नंबर की जगह भर जाएगी। तो आपको जो जो पॉइंट इसमें से अच्छे लगे वो पॉइंट आप उठा लेना। लेकिन ये जो 6, 7, 8, 9 लिखे हैं ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, यहां तक क्लियर है आप सभी को? बता दीजिए एक बार हाँ और ना में जवाब दे दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ाऊं। मैं थोड़ा सा साइड में हट भी जाता हूं ताकि आपको कुछ देखना लिखना हो तो आप देख लिख भी सकते हैं, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। वैसे तो मैं कहता हूं कि लिखने की जरूरत ही नहीं है, सारी पीडीएफ तो मैं आपको कोर्स में देता ही हूं, ये वाली भी देता हूं, हिंदी इंग्लिश अलग भी देता हूं।
तो खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है। अगर लिखना ही है तो जो हम आंसर राइटिंग का प्रश्न देते हैं वो लिखिए। अब यहां पर दोस्तों, अब वो आपसे वापस से राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा पूछेगा। अब वो आपसे वापस से राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा पूछेगा, लेकिन अब की बार किसके शब्दों में पूछ रहा है? जे बंदोपाध्याय। अब की बार वो किसके शब्दों में आपसे राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा पूछ रहा है? जे बंदोपाध्याय। और ये प्रश्न आएगा आपके 2 नंबर में। कितने नंबर में प्रश्न आएगा दोस्तों? ये आपके 2 नंबर में ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। यहां पर 3 चीजों पे दोस्तों हमको खास तौर पे ध्यान देना है। क्या क्या है वो 3 चीजें? देखो, ये आपको यहां पर दिख रही है, डिफेंस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसको हम बोल देते हैं पहला, है ना? इसको हम बोल देते हैं पहला। जैसे कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, इसको पहला बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से 3 मुझे ऐसे ही दिख रहे हैं, तो शायद इनको अलग अलग बोलने की जरूरत है नहीं। तो एक काम करता हूं मैं, इनको तीन तीन के रूप में ही अलग लिख देता हूं, तो आपका तीनों का काम इसमें हो जाएगा। पहला है डिफेंस 1, और दूसरा है आर्थिक विकास, दूसरा है आर्थिक विकास, और तीसरा है दोस्तों यहां पर आपका डिप्लोमेसी। ठीक है। तो एक हो गई दोस्तों आपका यहां पर रक्षा, रक्षा के बाद यहां पर आपका आ गया आर्थिक विकास, और फिर आपका आ गया राजनय। इसको आप कूटनीति भी कह सकते हैं, इसको आप कूटनीति भी कह सकते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ठीक है। अच्छा, अब याद कर लेते हैं कि जे बंदोपाध्याय आखिर कहते क्या हैं, उनके अनुसार राष्ट्रीय सुरक्षा आखिर है क्या। तो जे बंदोपाध्याय कहते हैं कि भैया मेरे नजरिए से अगर तुम राष्ट्रीय सुरक्षा को समझने निकलोगे, तो मैं तो ये कहता हूं कि सबसे पहले अपनी जो रक्षा प्रणाली है, जो आपका डिफेंस है, उसे मजबूत कर लो। दूसरा, अपने देश का आर्थिक विकास होने दो। और तीसरा, आप अपने देश की डिप्लोमेसी को अच्छा रखो, आपका देश राष्ट्रीय रूप से सुरक्षित हो जाएगा। क्या हमने ये 3 चीज यहां पर नहीं पढ़ी थी कि अपने देश का डिफेंस अच्छा रखो, अपने देश में लगातार विकास करते रहो, उसके बाद अपने देशों के साथ कूटनीति के माध्यम से अच्छे पड़ोसी देश, मतलब अच्छे संबंध बना के रखो। मतलब अपने देश का डिफेंस अच्छा रखो ताकि बॉर्डर्स की सुरक्षा होती रहे, अपने देश का विकास करते रहो, और साथ ही साथ डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति के माध्यम से अपने देशों, अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध अच्छे रखो। अगर ये 3 चीजें तुम ले आते हो, तो ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, और आपका देश राष्ट्रीय रूप से सुरक्षित हो जाएगा। सबसे पहले डिफेंस लेके आइए, आर्थिक विकास करते रहिए, और डिप्लोमेसी का यूज करते रहिए, यानी कि रक्षा, आर्थिक विकास और कूटनीति। ये 3 चीजें आप ले आओ, आपका देश राष्ट्रीय रूप से सुरक्षित हो जाएगा। ये कौन कहते हैं? जे बंदोपाध्याय कहते हैं। फिर एक व्यक्ति आते हैं, वंस अगेन बड़े ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति, मॉर्गन थाउ, जिनके बारे में हम पहले भी टॉपिक्स में, अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ चुके हैं। मॉर्गन थाउ व्यक्ति अब की बार क्या बोलते हैं? अब इनसे पूछा जाता है आप भी बता दो जरा, राष्ट्रीय सुरक्षा आपके अनुसार क्या है। तो इनके अनुसार भी दोस्तों 3 पॉइंट हैं जो हमको यहां पर देखने हैं। मॉर्गन थाउ कहते हैं कि मेरे अनुसार अगर तुम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हो, तो मैं भी तुमको 3 पॉइंट गिना दूंगा। मैं भी क्या करूंगा? मैं भी तुमको 3 पॉइंट गिना दूंगा। और ये 3 पॉइंट क्या क्या हैं दोस्तों? ये 3 पॉइंट हैं, यहां पर मैं देख देता हूं कि अगर अपने देश की सुरक्षा की बात करते हो, तो सबसे पहले अपने देश को भौतिक रूप से सुरक्षित रखो। भौतिक मतलब फिजिकली रूप से आप उसको सुरक्षित रखिए, ताकि कोई बाहर से आपकी देश की सीमाओं को भेद के अंदर ना चला आए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात तो हमेशा यही होती है कि आप अपने देश को जो है फिजिकली, आप अपने देश को जो है फिजिकली यानी कि भौतिक रूप से सुरक्षित रखें, अपने बॉर्डर्स को, अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखें। जब आप अपने देश को फिजिकली सुरक्षित कर लोगे, तब आप करना अपने देश को राजनीतिक रूप से सुरक्षित करना। बोले सर, राजनीतिक रूप से सुरक्षित करने का मतलब क्या होता है? राजनीतिक रूप से सुरक्षित करने का मतलब यह होता है कि आपकी जो देश की सरकार है, देश की सरकार का स्थिर होना। राजनीतिक रूप से देश तब सुरक्षित होता है जब देश की सरकार, देश की सरकार का
देश की सरकार का स्थिर यानी कि स्टेबल होना। इतनी बात क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर हो गई। जिस देश की सरकार ही स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, वो देश किसी काम का नहीं है। वो देश कभी ऑपरेट नहीं कर पाएगा, देश के नागरिकों में विद्रोह छिड़ जाएगा, देश समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपके देश की सरकार स्थिर होनी चाहिए, इसको हम कहते हैं राजनीतिक सुरक्षा। और उसके बाद आपके देश में सांस्कृतिक अखंडता यानी कि कल्चरल इंटीग्रिटी देखने को मिलनी चाहिए। जैसे कि इंडिया में सबसे खूबसूरत बात क्या है कि यहां पर आपको अलग अलग संस्कृतियां दिखेंगी, लेकिन फिर भी आपस में एक साथ रहती हैं, और यही हमारी शक्ति है। कई बार आपका दुश्मन आपसे सिर्फ इस बात से खफा होता है कि ये लोग इतने अलग अलग हैं लेकिन फिर भी साथ में कैसे हैं। और ये जीवन में भी होता है। जीवन में भी कई लोग आपको कहते हैं कि भाई ये लोगों को लगता ही नहीं है ये लोग साथ रह सकते हैं, लेकिन कितने प्यार से ये लोग साथ रहते हैं। तो आपकी कल्चरल इंटीग्रिटी, आपकी सांस्कृतिक अखंडता, ये भी बहुत जरूरी है। तो मॉर्गन थाउ के अनुसार तीन चीजें लेके आओ, तीन तीन टाइप की सुरक्षा करो तो राष्ट्रीय रूप से आप सुरक्षित हो जाएंगे। पहला क्या है? फिजिकली सुरक्षित रहो, भौतिक रूप से सुरक्षित रहो, आपका देश सुरक्षित हो जाएगा। राजनीतिक रूप से पॉलिटिकली सुरक्षित रहो, देश की सरकार जितना हो सके स्थिर रहे उतना अच्छा है। तीसरा, कल्चरल इंटीग्रिटी, सांस्कृतिक अखंडता आपके देश की बनी रहे। अगर ये तीन चीजें हैं तो आपका देश राष्ट्रीय रूप से सुरक्षित माना जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब यहां पर हमारे पास आता है एक और 7 नंबर का प्रश्न। कितने नंबर का प्रश्न आता है? एक और 7 नंबर का प्रश्न दोस्तों यहां पर आता है। और अब की बार प्रश्न क्या पूछता है समझते हैं। वो पूछ रहा है कि हमको ये बताओ कि ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द है, ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द है, इसका विकास कैसे हुआ है। बड़ी सिंपल सी कहानी है। ये जो राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द है ना दोस्तों, इसका आखिरकार विकास कैसे हुआ है। और जब भी किसी चीज का विकास होता है तो पहले वो कुछ और रही होती है, फिर कुछ और हो जाता है, फिर कुछ और, फिर कुछ और आप बताइए, जो हमने पहले अभी तक इस लेक्चर में पढ़ा है, क्या हमने विकास के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा? हमने पढ़ा है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा का कॉन्सेप्ट है वो धीमे धीमे डेवलप होता चला गया और उसका मतलब बदल गया। जैसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब सिर्फ इतना होता था कि हम अपने देश की बाउंड्रीज को सुरक्षित रखें, हम अपने देश की सीमाओं को प्रोटेक्ट करें। लेकिन फिर समय बदला तो ये भी लोग कहने लगे कि भैया केवल सीमाओं को प्रोटेक्ट करने से कुछ नहीं होगा, अपने पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाना शुरू कर दीजिए, ताकि वो लोग आपका प्रतिरोध, आपका रेजिस्टेंस बिल्कुल भी ना करें और बिना युद्ध हुए ही कोई भी काम हो जाए। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, फिर समय आगे बढ़ा, वर्तमान नजरिए तक पहुंचा, तो उसमें साइबर सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा भी आ गया, पर्यावरण की सुरक्षा, एनवायरमेंटल सिक्योरिटी आ गई, है ना। उसी के साथ साथ जो है हमने एक और चीज पढ़ी थी, हम एक और पॉइंट लिख सकते थे दोस्तों वहां पर, पता है, हम एक और पॉइंट यहां पर ऐड कर सकते थे। आतंकवाद तो था लेकिन 9 पॉइंट हुए थे ना, हम यहां पर 10 पॉइंट हमको बनाने चाहिए। हमको यहां पर 10 पॉइंट बनाने चाहिए, और जो 10वां पॉइंट बनेगा वो पता है क्या बनेगा? वो बनेगा स्वास्थ्य, अरे अरे, वो बनेगा स्वास्थ्य सुरक्षा यानी कि हेल्थ सिक्योरिटी। स्वास्थ्य सुरक्षा यानी कि आपकी हेल्थ सिक्योरिटी। इतनी बात दोस्तों आप सभी को क्लियर हो गई? बताइए, हेल्थ सिक्योरिटी यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा, ये 10वां पॉइंट है। राष्ट्रीय सुरक्षा में हेल्थ सिक्योरिटी भी आती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपके देश में कोविड-19 का समय है, आप वापस जाइए अपनी याददाश्त में। कोविड-19 के समय में मुझे बताइए कि क्या हमको अपने देश में आतंकवाद को रोकने पे ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, या अपने देश के नागरिकों को बचाने में, उनको वैक्सीन लगाने में ज्यादा पैसा खर्च करना चाहिए? तो आप सीधा सा जवाब देंगे कि सर कोविड-19 का दौर है, उस टाइम पर तो व्यक्ति आतंकवाद पर फोकस थोड़ी ना कर रहा है। उस टाइम तो उद्देश्य यह है कि कैसे भी हम जो है अपने देश की जनता को बचाएं, सुरक्षित रखें, उनका स्वास्थ्य जो है दुरुस्त रखें, और जल्द से जल्द उनको वैक्सीन लगवाएं। तो तभी तो मैं कह रहा हूं कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है आज वर्तमान में केवल एक चीज तक सीमित नहीं है, ये काफी बढ़ चुकी है। आज इसमें आपको स्वास्थ्य सुरक्षा भी देखने को मिलती है, ठीक है ना।
और जब आतंकवाद पे फोकस करना होगा तो आतंकवाद पे फोकस करेंगे। कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बाढ़ आ गई, उस समय हम पर्यावरण पर यानी कि जलवायु परिवर्तन पर, क्लाइमेट चेंज पर फोकस करेंगे। कभी किसी दिन भारत के बैंकिंग नेटवर्क पर कोई हैकिंग या कोई साइबर हमला हुआ है तो उस दिन हम ज्यादा फोकस साइबर सुरक्षा पे देंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना दोस्तों मेरी बात को आप? तो ये कहानी है, और ऐसे ही तो विकास होता चल रहा है इस चीज का, ये चीज आगे बढ़ती चल रही है। जैसे कि हम देख लेते हैं, जब राष्ट्रीय सुरक्षा की दोस्तों शुरुआत हुई थी तो जो उसका प्रारंभिक दौर था, जो उसका शुरुआती दौर था, तो वहां पर जो है प्राचीन समय में राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या होता था? प्राचीन समय में तो राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब ये होता था कि जो आपके बॉर्डर्स हैं, जो आपकी सीमाएं हैं, आप उनकी सुरक्षा करो। ठीक है, अपने राष्ट्र को जो है टूटने मत दो, उसको स्वतंत्र रखो, है ना, बेसिकली उसको संप्रभु रखो, सॉवरेन रखो, ये हमारा लक्ष्य हुआ करता था। उसके बाद प्राचीन जमाने में हम अपने राष्ट्र को टूटने नहीं देना चाहते थे, आपस में अखंड रखना चाहते थे। बहुत प्राचीन जमाने में चले जाओ, जो प्राचीन जमाने के राजा महाराजा होते थे वो चाहते थे ना कि भैया हमको तो अखंड भारत चाहिए, हम टूटना नहीं चाहते उस भारत को कि कोई हमारे भारत को तोड़ दे। तो हम अपने सीमाओं की सुरक्षा करते थे, साथ ही साथ सीमाओं की सुरक्षा करते हुए हम खुद को स्वतंत्र रखने का प्रयास करते थे। वी ट्राई टू कीप आवर सेल्फ सॉवराइन यानी कि संप्रभु। और उसी के साथ साथ दोस्तों हम लोग जो है अखंड रहने का यानी कि इंटीग्रेटेड रहने का प्रयास भी किया करते थे। ये प्राचीन जमाने का जो है दौर था। ठीक है, अच्छा, अब प्राचीन जमाने के दौर में ये तीनों चीजें हासिल करने के लिए किन चीजों का उपयोग किया जाता था? क्या सेना का उपयोग नहीं किया जाता था? बोले सर हां किया जाता था, सेना का उपयोग किया जाता था। क्या दोस्तों प्राचीन जमाने में युद्ध नहीं हुआ करते थे? बोले सर बहुत सारे युद्ध होते रहते थे, युद्ध ही युद्ध होते रहते थे। बोले ये भी ठीक है साहब। तो बोले साहब प्राचीन जमाने में क्या युद्धों को शांत करने के लिए संधियां नहीं होती थी, ट्रीटीज? बोले साहब होती थी। तो ये आपने सीख लिया। प्राचीन जमाने में राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब था सबसे पहला अपनी सीमाओं की सुरक्षा करना, टू प्रोटेक्ट योर बॉर्डर्स। दूसरा मतलब क्या था? दूसरा मतलब क्या था? तो दूसरा था दोस्तों संप्रभुता, यानी कि अपने देश को सॉवरेन रखना, अपने देश को जितना हो सके स्वतंत्र रखा जाए। और तीसरा था कि अपने देश को इंटीग्रेटेड रखा जाए यानी कि अखंड रखा जाए। और ये तीनों चीजों को हासिल करने के लिए दोस्तों जो है मिलिट्री का उपयोग होता था, सेना का उपयोग होता था, युद्ध हुआ करते थे, और उन युद्धों को शांत करने के लिए संधियां यानी कि ट्रीटीज हुआ करती थी। तो अगर आपने ये बातें लिख दी कि प्राचीन जमाने में ये तीन लक्ष्य थे और ये तीन लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये तीन काम हम किया करते थे, तो ये पॉइंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। कभी भी वर्ड टू वर्ड रट रटा के नहीं लिखना है, क्योंकि वो किसी भी मनुष्य के लिए संभव नहीं है। प्राचीन जमाने से निकलकर अब हम आते हैं मध्यकाल में, और मध्यकाल में हमको देखना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब क्या हुआ करता था। देखो प्राचीन से आप मध्यकाल में भी आ जाओगे तो युद्ध तो तब भी होते थे, मध्यकाल में मिडाइवल टाइम पीरियड में भी बहुत सारे युद्ध होते थे। वो तो वर्तमान जमाने में युद्ध नहीं होते हैं, लेकिन प्राचीन और मध्यकालीन में तो खूब युद्ध हुए हैं। और फिर उसके बाद 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में द्वितीय विश्व युद्ध और प्रथम विश्व युद्ध दोनों देखने को मिले, है ना। तो वो तो काफी गैप आ गया था हालांकि, लेकिन मध्यकाल में भी युद्ध होते थे। तो बोले साहब मध्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा की मतलब क्या था? क्या मिलिट्री पावर का यूज होता था मिडाइवल टाइम पीरियड में? बोले हाँ सर होता था, सैन्य शक्ति के बिना तो कुछ काम ही नहीं चलता था, सेनाएं तो सबके पास हुआ करती थी। लेकिन अब दो चीज नई जुड़ेंगी, दो चीज नई जुड़ने वाली हैं। एक्सक्यूज मी। अब दो चीज नई जुड़ने वाली हैं, यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3, है ना, दो चीज नई जुड़ने वाली हैं। क्या क्या है? सेना तो हमारे पास पहले भी थी, प्राचीन जमाने में, मध्यकाल में भी है, लेकिन अब यहां पर दो चीजें और नई जुड़ गई, सामंती एवं राजनीतिक कंट्रोल। अब बोले सर सामंती का मतलब क्या होता है? तो बोले सामंती का मतलब दोस्तों होता है फ्यूडल। फ्यूडल का मतलब होता है जमींदार, जमींदार का नियंत्रण। दोस्तों क्या हुआ कि मध्यकाल जब आया ना, मध्यकाल जब आया तो काफी सारे जमींदारों का कॉन्सेप्ट उभर के आने लगा। जिनके पास बहुत सारी जमीन होती थी वो उस जमीन का पूरा नियंत्रण करते थे, कौन सी चीज क्या चलेगी, कैसे चलेगी, पूरा फैसला वो खुद ही किया करते थे। तो मध्यकाल में ये खास बात हमको देखने को मिली कि जो पूरी सुरक्षा प्रणाली थी उसमें
जमींदारों का, सामंतों का भी काफी ज्यादा रोल देखने को हमको मिल रहा था। उसके बाद तीसरी चीज क्या थी? पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी कि राजनीतिक नियंत्रण। तो राजनीतिक नियंत्रण तो उस जमाने का राजा ही किया करता था, राजा के द्वारा होता था। बोले सर राजा के द्वारा राजनीतिक नियंत्रण होता था, पॉलिटिकल कंट्रोल होता था, ये तो समझ में आया, लेकिन राजा करता क्या था? देखो राजा क्या है, अपनी सीमाओं का विस्तार कहां तक करना है, अपनी बाउंड्रीज को कहां तक फैलाना है, किस इलाके में अपने गवर्नर बिठाने हैं, किस इलाके से कितना टैक्स कलेक्ट करना है, क्योंकि टैक्स कलेक्ट नहीं करेगा तो पैसे की कमी हो जाएगी, विकास नहीं हो पाएगा। तो ये सारी बातें जो होती थी वो राजनीतिक नियंत्रण में आती थी। इतनी बात दोस्तों हो पाएगी आप सभी से? बताइए, इतनी बात आप सभी से हो पाएगी? इन तीन चीजों को आप मध्यकाल में याद रखेंगे, और जब भी मध्यकाल का पॉइंट आएगा तो इस तरीके से, पहला सैन्य शक्ति का उपयोग, यूज ऑफ मिलिट्री पावर। दूसरा सामंती नियंत्रण, यानी कि फ्यूडल कंट्रोल। और तीसरा राजनीतिक नियंत्रण, यानी कि पॉलिटिकल कंट्रोल। और सब सब पॉइंटों के बारे में मैंने जो जो आपको बताया है वो आप लिख सकते हो इस हेडिंग के भीतर। और फिर उन्होंने एक उदाहरण दे दिया है कि भैया किस तरीके से हमने मंगोल और चंगेज खान के आक्रमण से भारत को बचाया था, वो सारी बातें इसमें यहां पर जो है लिखी हुई हैं। ठीक है, तो हम इस तरीके से उदाहरण देके आगे बढ़ सकते हैं अब यहां पर। अब हम बात करते हैं दोस्तों 19वीं शताब्दी की। तो 19th सेंचुरी में क्या हो रहा था, 19वीं शताब्दी में क्या हो रहा था? दोस्तों 19वीं शताब्दी एक ऐसा समय है जब लोगों का ये मानना था, 19वीं शताब्दी इमेजिन करो ना, पहले ईयर इमेजिन करो, है ना। 19वीं शताब्दी का मतलब क्या हो गया? सन 1801 से लेके 1900। और ये वो समय था जब अंग्रेजों ने भारत के ऊपर बहुत बेहतरीन कंट्रोल ऑलरेडी हासिल कर रखा था। युद्ध वगैरह कुछ होते नहीं थे, क्योंकि लगभग सबने हार मान ली थी अंग्रेजों के आगे। तो अंग्रेजों को युद्ध की चिंता तो थी ही नहीं, है ना। और यही सबसे खास बात है सुरक्षा की, कि सुरक्षा में जो अलग अलग पहलू हैं वो अलग अलग टाइम पर एक्टिवेट होते हैं, है ना। सुनना मेरी बात को, मैं क्या लिखने का प्रयास कर रहा हूं यहां पर। ये वो समय था, ये वो समय था, ये वो समय था जब जब अंग्रेजों जब अंग्रेजों की पकड़ भारत पर काफी मजबूत थी, काफी मजबूत थी। और इसी के दौरान 1857 की क्रांति भी हुई थी, 1857 रिवॉल्ट, लेकिन उसको भी अंग्रेजों ने सफलतापूर्वक उसका दमन कर दिया था, उसको सप्रेस कर दिया था। तो ये वो समय था जब अंग्रेजों की पकड़ भारत पर काफी मजबूत थी, और उन्हें किसी भी प्रकार के युद्ध की चिंता थी नहीं, और उन्हें किसी भी प्रकार के और उन्हें किसी भी प्रकार के और उन्हें किसी भी प्रकार के युद्ध की चिंता नहीं थी, और उन्हें किसी भी प्रकार के युद्ध की चिंता नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनसे कोई लड़ना चाह ही नहीं रहा था, उनसे कोई फाइट ही नहीं करना चाह रहा था, तो युद्ध की चिंता क्यों होगी? उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ काय पे था? बिजनेस पे था। ठीक है, वापस सुने, उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ किस पे था? बिजनेस पे। ठीक है, उनका फोकस, फोकस मतलब ध्यान, उनका फोकस सिर्फ व्यापार यानी कि बिजनेस पर था। इतनी बात क्लियर है? बिजनेस बिजनेस बिजनेस, और जितना पैसा लूट सके उतना पैसा लूटो। अब यहां पर अंग्रेजों के नजरिए से राष्ट्रीय सुरक्षा की डेफिनेशन बदल जाएगी। अंग्रेज ये कह रहे हैं कि भैया मुझे युद्ध की चिंता तो है नहीं, तो मैं क्या सेना और क्या ये करूं, मुझे तो बस एक चीज की चिंता है कि जिन संसाधनों को हम भारत से चुरा रहे हैं, कहीं उन संसाधनों को कोई हमसे ना चुरा ले जाए। तो पहले तो अपने संसाधनों की सुरक्षा करो। खेल समझ में आ गया ना?
सोचो, उस खेल को समझने के लिए हमको ये पूरी कहानी समझनी पड़ती है। अंग्रेजों ने कहा कि युद्ध की चिंता तो है नहीं, कोई लड़ तो हमसे नहीं रहा है, तो सेना पे खर्चा फालतू में काहे को करें। हम तो जो सामान भारत से चुरा रहे हैं, हमें तो उसकी सुरक्षा करनी है। कल को पता चला उस सामान को ही कोई हमसे चुरा के ले गया, तो संसाधनों की सुरक्षा हमको सबसे पहले करनी है। क्योंकि अगर ये ही हम सुरक्षित नहीं रख पाएंगे, कोई हमसे चुरा ले गया, तो हम यहां से लूट के क्या जाएंगे, हम व्यापार किसका करेंगे। संसाधनों को सुरक्षित करने के बाद जो अगली चीज सुरक्षित की जाती है दोस्तों, वो क्या होता है, वो होता है व्यापार मार्ग। अगली चीज जो सुरक्षित की जाती है वो क्या होता है, ट्रेड रूट्स, यानी कि व्यापार मार्ग। आपने संसाधनों को सुरक्षित कर लिया, लेकिन जिस रास्ते से आप उन संसाधनों को अपने देश लेके जाएंगे, अगर उन रास्तों पे ही कोई सुरक्षा नहीं है, किसी ने आपको रास्ते में लूट लिया तो भी दिक्कत है। तो व्यापार मार्गों को सुरक्षित करना यह उद्देश्य हो गया था अंग्रेजों का। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और उसी के साथ साथ तीसरी चीजों की सुरक्षा, यानी कि कॉलोनी। अंग्रेज लोग दूसरे देशों में जा जाके अपनी कॉलोनियां बसाते थे, तो कोई उनकी कॉलोनी पर आंच ना आ जाए, तीसरी चिंता उनको उस बात की थी। तो अंग्रेजों का मुख्य ध्यान था संसाधनों की सुरक्षा, सिक्योरिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि संसाधन अगर हमसे कोई चुरा ले गया तो हम बिजनेस किसका करेंगे। ट्रेड रूट्स, व्यापार मार्ग, अगर किसी ने हमारा व्यापार मार्ग ही हड़प लिया तो हम कौन सा रास्ता है, कैसे जाएंगे, फ्लाइट व्लाइट तब उतनी चल नहीं रही थी, है ना। तो ये कहानी हमको देखने को यहां पर मिलती है। और ये सारा एग्जाम्पल हमने 19वीं शताब्दी का पढ़ा है। ये वाला उदाहरण आप मत लिखना, जो ये अंग्रेजों वाला मैंने आपको लिखवाया आप वो लिखो, आपको ज्यादा सरल देखने को मिलेगा। बताइए दोस्तों, यहां तक कोई दिक्कत। सर मिडाइवल में फ्यूडल समझ नहीं आया, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, मध्यकाल में, मिडाइवल टाइम पीरियड में, जो फ्यूडल शब्द का मतलब है वो है जमींदार। जमींदारों के पास अपनी अपनी जमीन होने लग गई थी। राजा लोग जमींदारों को जमीन दे दिया करते थे। तो जमींदार जो है वो अपने जमीन की सुरक्षा करता था, ताकि अगर कोई उससे जमीन ही उसकी कोई चुरा ले गया या अपनी वो जमीन की सुरक्षा ही नहीं कर पाया, तो राजा को बदले में वो टैक्स कैसे देगा। तो जमींदार भी तो राजा को टैक्स देता था ना। तो जमींदार की जिम्मेदारी थी कि वो अपने जमीनों की सुरक्षा रखे। राजा की जिम्मेदारी थी कि वो अपनी राजनीति की सुरक्षा रखे, कि मैं अपनी सीमाओं को कहां तक बढ़ाऊं, मैं अपने एम्पायर को, अपने साम्राज्य को कहां तक बढ़ाऊं, मैं अपने गवर्नर्स को कहां तक बढ़ाऊं। क्योंकि राजा को बड़ी टेंशन रहती थी कि अगर मैंने अपना साम्राज्य ज्यादा बढ़ा दिया तो मैं एक जगह से दूसरी जगह फोन या वीडियो कॉल तो कर नहीं सकता, घोड़े से ही जाना पड़ेगा इधर से उधर। और जब तक एक जगह से दूसरी जगह जाऊंगा तब तक पीछे कुछ खराब हो चुका होगा। तो ये बड़े फैसले सोच समझ के लिए जाते थे। और मिलिट्री की, सैन्य सुरक्षा, मिलिट्री वाली सिक्योरिटी तो वैसे भी थी मिडाइवल टाइम पीरियड में। तो ये मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आएगी कौन सी शताब्दी, अब आएगी 20वीं शताब्दी, है ना। अब कौन सी शताब्दी आती है, अब 20वीं शताब्दी आती है। और 20वीं शताब्दी में दोस्तों अब यहां पर क्या कहानी देखने को मिलती है। तो 20वीं शताब्दी, अब आप इमेजिन करें 20वीं शताब्दी में क्या हो रहा है। 20वीं शताब्दी वो दौर है जब विश्व युद्ध का जमाना आएगा। ठीक है, किसका जमाना आएगा, विश्व युद्ध का जमाना आएगा 1901 से सन 2000। अब यहां पर जो है, दुनिया ऑलरेडी विश्व युद्ध देख चुकी है, और शीत युद्ध भी जो है इस दौरान चलते थे। यानी कि विश्व युद्ध जब समाप्त हुए तो कोल्ड वॉर शुरू हो गई, शीत युद्ध का जो है ये जमाना था। अब मैं यहां पर एक बात आपसे कहना चाहूंगा, इस बात को दिमाग में हमेशा बसा के समा के रखिएगा। हथियारों से युद्ध शुरू जरूर होते हैं, और बड़े हथियारों से युद्ध और बढ़ जाते हैं, परंतु युद्ध की समाप्ति कभी भी हथियारों से नहीं होती। युद्ध की समाप्ति हमेशा डिप्लोमेसी से होती है, कूटनीति से होती है, राजनीति से होती है। तो 20वीं शताब्दी में अगर आपको सुरक्षा करनी है तो आपको हथियारों की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, क्योंकि हथियारों की आवश्यकता से तो आप और असुरक्षित हो रहे थे, युद्ध में आप धकेलते हुए चले जा रहे थे। तो इसीलिए 20वीं शताब्दी में सुरक्षा करने के लिए आपको अच्छी राजनीति और अच्छी कूटनीति की आवश्यकता थी। ठीक है, देखिएगा इधर, सबसे पहले 20वीं शताब्दी में जहां दुनिया पूरी तरीके से युद्ध में समा चुकी है,
वहां पर अगर मेरी राजनीतिक सुरक्षा मजबूत है, अगर मेरी पॉलिटिकल सुरक्षा मुकम्मल है, तो मैं अपने देश को कभी युद्ध में शामिल होने ही नहीं दूंगा। मैं राजनीति के माध्यम से दूसरी सरकारों से बातचीत करके खुद को सुरक्षित कर लूंगा। दूसरी चीज 20वीं शताब्दी में क्या थी? वो थी आर्थिक सुरक्षा, यानी कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी। बोले सर क्यों? क्योंकि दोस्तों विश्व युद्ध के बाद हर देश को बहुत ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा था, और नुकसान का सामना जब करना पड़ा था तो पैसे का बहुत नुकसान हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत नुकसान हुआ था। तो उस टाइम पर अपने देश को आर्थिक रूप से सुरक्षित करना, ये बड़ी जिम्मेदारी वाला काम था। और तीसरी चीज दोस्तों थी सामाजिक सुरक्षा, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद आपने आपने पैसा तो कमा लिया, लेकिन अगर वो पैसा केवल कुछ बड़े लोगों के हाथ में रह जाता है और जो समाज है उनको उनके अधिकार नहीं मिलते हैं, उनके जो है अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं, अवसर नहीं मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका समाज भी जो है असुरक्षित महसूस करेगा। तो विश्व युद्ध के दौरान या शीत युद्ध के दौरान, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर और कोल्ड वॉर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेना नहीं थी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी पॉलिटिकल सिक्योरिटी, राजनीतिक सुरक्षा, ताकि आपका देश कभी युद्ध में आए ही ना, आप पहले ही कंट्रोल कर लो। विश्व युद्ध के बाद जो हर तरफ इकोनॉमी का नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई करने के लिए मुझे आर्थिक रूप से सुरक्षित होना पड़ेगा, इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने देश की जनता को सामाजिक रूप से सुरक्षित करना पड़ेगा। आई नीड टू मेक देम सोशली सिक्योर, ताकि उन्हें उनके अवसर मिलें, दे कीप गेटिंग देयर अपॉर्चुनिटीज, उनको उनके अधिकार मिलें, दे कीप गेटिंग देयर राइट्स। अगर ये तीन सुरक्षाओं को मैंने अंजाम दे दिया, तो मैं जो है 19वीं मतलब मैं जो है 20वीं शताब्दी में अच्छा महसूस कर रहा हूं। और यही तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विकास कैसे हुआ। अलग अलग दौर में राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब बदलता चला गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब फाइनली दोस्तों 20वीं शताब्दी आती है। 20वीं शताब्दी में मैं आपको एक चीज लिखवाना चाहूंगा। ये जो हिंदी वाला पैराग्राफ यहां पर लिखा गया है ना, ये पिछले उसका लिखा गया है, मतलब ये जो पिछला पेज था ना, ये वर्ल्ड वॉर वाला, इससे मैच हो गया है ये, और करंट सिचुएशन वाला। लेकिन हिंदी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है ना, हिंदी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है, हिंदी में बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और वर्तमान स्थिति की राष्ट्रीय सुरक्षा क्या मैं आपको नहीं बता चुका हूं? अरे भाई क्या बात कर रहे हो, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। साइबर सुरक्षा, पर्यावरण, आतंकवाद, स्वास्थ्य सुरक्षा, सब तो मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूं वर्तमान स्थिति वाला, ये देखिए, है ना, ये पूरा वर्तमान स्थिति। तो हमने प्राचीन नजरिए से भी देख लिया, मध्यकाल के नजरिए से भी देख लिया, 19वीं सदी के हिसाब से देख लिया, 20 के हिसाब से देख लिया, और 21वीं यानी कि वर्तमान के हिसाब से हमने पहले ही लिख लिया था। तो दोस्तों ये यहां पर निष्कर्ष तो मैं आपको कभी भी पढ़ना पसंद नहीं करता हूं, क्योंकि निष्कर्ष व्यक्ति को खुद से लिखने का प्रयास करना चाहिए पढ़ के। और इसमें निष्कर्ष हम बोलेंगे ही क्या, निष्कर्ष में आपको वही बात लिखनी होती है जो आपने ऊपर कही है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः, हेंस, राष्ट्रीय सुरक्षा एक डायनेमिक, एक गतिशील अवधारणा है, क्योंकि ये समय के अनुसार जो है बदलती रहती है। बस इतना भी हमने लिख दिया तो हमारा निष्कर्ष कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये हमने कहानी दोस्तों आज पढ़ी है। और अभी चूंकि ये टॉपिक कंटिन्यूएशन में है, तो मैं अभी आपको यहां पर कोई प्रश्न देने की इच्छा नहीं रख रहा हूं। बस मैं आपसे एक जो है एक आपको परिभाषा दे देता हूं 2 नंबर की, क्योंकि अभी प्रश्न, अभी टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है ना। तो मैं आपको 2 नंबर के हिसाब से परिभाषा दे रहा हूं, ठीक है। 2 नंबर के हिसाब से मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक। आपको इसका आंसर लिख के अपने कोर्स में दिए गए मेंटरशिप नंबर पर व्हाट्सएप करना है। प्रश्न क्या है? डिफाइन, डिफाइन नेशनल सिक्योरिटी। बस मैं आपको इतना सा देना चाह रहा हूं, क्योंकि आपने पढ़ लिया है ना। तो अब 2 नंबर में लिख के बताओ आप क्या लिखोगे। आप 2 नंबर में लिख के बताइए, राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा। अब लिख के बताना है आपको इसमें, ठीक है। ये 2 नंबर का प्रश्न है आपका। बताइए दोस्तों, यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई?
मैं अगला टॉपिक इसीलिए नहीं शुरू कर रहा हूं क्योंकि फिर जो है वो पूरा हो नहीं पाएगा अभी, और फिर अगले लेक्चर में डिले आएगा बेवजह। तो आप प्रयास किया करिए कि जब भी कोई लेक्चर समाप्त होता है तो उस लेक्चर की समाप्ति के बाद हाथों हाथ आप उसको रिवाइज भी किया करिए, है ना। अपने दिमाग में जो आपने चीजें बसाई हैं उनको आप रिकॉल किया करिए। और आप में से कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हैं जो मेरे उस वाले कंसेप्ट को या जो मैंने एक चीज बताई थी उसको पूरी तरीके से बसा चुके हैं, अपना चुके हैं। बोले सर वो क्या है? मैंने आपसे कहा था कि आपके इन्फिनिटी प्लस बैच में, वैसे हम इन्फिनिटी प्लस बैच को शॉर्ट में आईपी भी कह सकते हैं, मुझे अभी याद आया तो यहां पर मैंने आपसे कहा था कि दोस्तों जब हम आपको पूरा मेंस पढ़ाएंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, तो ये पूरा मेंस क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में पढ़ाने के चक्कर में लगभग लगभग मान के चलो हमने आपको 500 लेक्चर दिए। कितने दिए? 500 लेक्चर। मेंस में इतने हो जाते हैं, कहीं भी आप अच्छा संस्थान कोई भी उठाएंगे 500 लेक्चर हो जाते हैं एक साल के अंदर। कभी कभी ज्यादा ही हो जाते हैं, कम तो नहीं होते। तो 500 लेक्चर मैंने आपको दिए। मैंने आपसे कहा था बैच की शुरुआत में कि आप हर लेक्चर को एक पेज में समेटने की कोशिश करिए। आप ये मत देखिए टॉपिक कब शुरू हो रहा है, टॉपिक कब कंप्लीट हो रहा है, आप लेक्चर्स की संख्या काउंट करो। अगर मैंने आपको 500 लेक्चर दिए तो आपको हर लेक्चर को एक पेज में समेटना है। अगर आपने हर लेक्चर को एक पेज में समेट दिया तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि आपने कंप्लीट मेंस के 500 लेक्चर्स को आपने 500 पेज में समेट दिया। 500 पेज की एक किताब में आपने समेट दिया। और सोचिए ये आपको रिवीजन में कितनी मदद देगा, कितनी ज्यादा मदद देगा। इसके साथ साथ आपके पास हर टॉपिक की जो हिंदी इंग्लिश की पीडीएफ हम आपको देते हैं वो भी रहेगी, तो आप सुविधा के अनुसार उसका भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो एक तरफ प्रिंट आउट भी है और हर लेक्चर का एक पेज का सिनॉप्सिस भी है। मैं तो कहता हूं 800 लेक्चर भी अगर हो गए तो भी 800 पेज का सिनॉप्सिस है। अपनी मर्जी के अनुसार जब चाहे तब आप रिवाइज कर सकते हो पूरा का पूरा मेंस। सोच के भी कितना अच्छा लगता है कि हमने पूरे मेंस को 800 पेज में समेट दिया। 6-6 हजार पेज के नोट्स बनते हैं पूरे मेंस के, जब आप किताबों को मिलाते हैं और ज्यादा ही बन जाते होंगे। तो आप समझिए कितनी तगड़ी बात है अगर हम ये चीज हासिल कर लेते हैं। और एक लेक्चर को एक पेज में सिनॉप्सिस में कन्वर्ट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। छोटा छोटा बारीक बारीक लिखिए, शॉर्ट में टू द पॉइंट लिखिए, आप आराम से एक पेज में उसको कन्वर्ट कर जाएंगे। आराम से बिल्कुल बारीक बारीक आपको लिखना है। और साइकोलॉजी हमारी ये कहती है कि जब मुझे पूरा मेंस केवल 500-800 पेज में दिखेगा ना, तो इतना सुकून में मैं खुद को महसूस करूंगा। और ये काम एक साल के बाद जाके नहीं हो पाएगा, ये अभी से डेली होता चलेगा। डेली 4 लेक्चर लग रहे हैं, मतलब डेली आपको 4 पेज लिखने हैं, कहानी खत्म। क्या दिक्कत है? लिख भी रहे हो, प्रिंट आउट का मटेरियल मिल रहा है तो उसको प्रिंट आउट भी करवा रहे हो। इससे अच्छा मेंस की तैयारी ना तो की जा सकती है, ना करने की आवश्यकता है। अगर इतना आप कर लेते हैं आपका मेंस निकलने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस व्यक्ति का मेंस दोस्तों मजबूत है उसका प्री निकलने की संभावना भी नॉर्मल की तुलना में 50-60% बढ़ जाती है। तो आज के लेक्चर के लिए दीजिए आप सभी मुझे इजाजत। मुलाकात करूंगा आपसे अगले लेक्चर में।